हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट हो जाता है उसके राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मैंगनीज के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। भारत में मैंगनीज के विभिन्न प्रमुख क्षेत्र हैं। ओडिशा, भारत के 1/3 भाग का मैंगनीज ओडिशा में पाया जाता है। यहाँ देश का 40% संचित भंडार है। सुंदरगढ़, कोरापुट तथा बोलनगिरी जिले में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, इंदौर, मंडला आदि जिलों में मैंगनीज का उत्पादन बहुतायत से होता है। छत्तीसगढ़, बस्तर एवं बिलासपुर में मैंगनीज उत्पादन होता है। कर्नाटक, यहाँ पर देश का 11.9% मैंगनीज उत्पादन किया जाता है। बेल्लारी, धारवाड़, बेलगांव, शिमोगा आदि प्रमुख मैंगनीज क्षेत्र हो जाते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में मैंगनीज उत्पादन में ये चौथे स्थान पर है। नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी इत्यादि हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में 5वां स्थान है। अभ्रक का क्या महत्व है? अभ्रक के 2 उपयोग लिखिए। अभ्रक का महत्व, विश्व के अभ्रक उत्पादन देशों में भारत का प्रथम स्थान है। अभ्रक एक उपयोगी खनिज है। इसका उपयोग ताप एवं विद्युत का कुचालक होने के कारण विद्युत उपकरणों में बहुतायत से होता है। अभ्रक के उपयोग 2, रबड़ व प्लास्टिक उद्योग में, वार्निश व पेंट बनाने एवं सैन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट की क्या उपयोगिता है? बॉक्साइट की उपयोगिता को जान लेते हैं। इसका उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक खनिज है जिसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का तेल साफ करने, सीमेंट एवं रासायनिक पदार्थ बनाने में किया जाता है। लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? संक्षेप में लिखिए। लौह अयस्क के प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लेटेराइट आदि हो जाते हैं। भारत में विश्व के 20% लौह भंडार संचित है। कुल संचित भंडारों में लगभग 2/3 उत्तम किस्म का हेमेटाइट, 1/4 मैग्नेटाइट एवं शेष अन्य किस्मों का लौह अयस्क है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। भारत में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र गोवा यह भारत का प्रमुख लोहा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस राज्य को देश में 7वां स्थान प्राप्त है। राजहरा पहाड़ियों बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, जबलपुर, मंडला एवं बालाघाट में पाया जाता है। कर्नाटक, भारत में लौह अयस्क उत्पादन में इस राज्य का 2रा स्थान है। प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन जिले बेल्लारी, होसपेट, केमानगुंडी तथा चिंकमंगलूर है। बिहार एवं झारखंड, यहाँ अधिकांश लौह अयस्क हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट किस्म का है। सिंहभूम जिले में ओआमंडी, गुआ, सासगुड़ा, बुदाबुड, नोरबुरु ये हो जाते हैं। ओडिशा इस राज्य का लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों में भारत में प्रथम स्थान हो गया है। सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर। महाराष्ट्र देश का लगभग 7% लौह अयस्क महाराष्ट्र में प्राप्त होता है। चंद्रपुर, लोहारा, रत्नागिरी, पीपलगांव ये हो जाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन कब और क्यों प्रारंभ हुआ था? अलीगढ़ आंदोलन एक मुस्लिम आंदोलन था। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में जागृति पैदा करने हेतु चलाया था। उस समय मुसलमान काफी उखड़े हुए थे। वे अरबी और फारसी को छोड़कर अन्य किसी भी भाषा की शिक्षा प्राप्त करना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, इसलिए वे सरकारी नौकरियों से वंचित थे। ऐसी स्थिति में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को ऊंचा उठाने का निश्चय किया। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी। 1885 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इस विश्वविद्यालय ने मुसलमानों की आधुनिक शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति रुचि बढ़ाई। भारतीय नवजागरण के 4 प्रभाव लिखिए। भारतीय नवजागरण के 4 प्रभाव देख लेते हैं। नवजागरण
सुप्त निर्बल भारतीय समाज एवं राष्ट्र के लिए मृत संजीवनी सिद्ध हुआ। नव जागरण ने भारतीय जीवन पद्धति एवं परिवेश को विशेष रूप से प्रभावित किया था। नव जागरण से भारतीय समाज पर निम्नलिखित 4 प्रभाव पड़े। फर्स्ट हो जाता है तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। सेकेंड हो जाता है बाह्य आडंबरों एवं अंधविश्वासों में कमी लाना। थर्ड हो जाता है सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करना। और 4 हो जाए राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति की भावना का विकास करना। क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख कार्य लिखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख कार्यों में देख लेते हैं। प्रारंभ में हिंदू धर्म, दर्शन, कर्मकांड और पूजा पद्धति का पुनरुत्थान कर भारतीयों के हृदय में स्वाभिमान की भावना जगाई। सेकेंड हो जाता है शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय कार्य किया। 1898 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आगे चलकर 1916 में यही कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने हेतु यानी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में वे कांग्रेस के अध्यक्षता भी चुनी गई। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? उनके प्रमुख कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी जी वैदिक परंपरा के पक्षधर थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। सत्यार्थ प्रकाश इनकी चर्चित रचना है। इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, आडंबर, अंधविश्वास एवं पाखंड आदि को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। धार्मिक क्षेत्र में वे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, जंत्र मंत्र तथा तंत्र को स्वीकार नहीं करते थे, अपितु वे समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में आजीवन प्रयासरत रहे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया? भारतीयों ने उसका विरोध कैसे व्यक्त किया? दिसंबर 1898 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत का नया वायसराय बनकर आया। कर्जन ने अपने कार्यालय में कई अत्यंत अलोकप्रिय कार्य किए, जिसमें ब्रिटिश राज के प्रति जनसाधारण का विरोध तेज हुआ। उसका सबसे घृणित कार्य बंगाल विभाजन था। प्रशासनिक सुविधा का कारण बताकर कर्जन ने सन 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजित करने का कार्य किया। वास्तव में बंगाल राष्ट्रीय चेतना का गढ़ था। कर्जन ने हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने हेतु बंगाल को 2 भागों में विभक्त करने की योजना बनाई थी, जिसमें एक भाग पूर्वी प्रांत मुस्लिम बहुल क्षेत्र तथा दूसरा भाग पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र का था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कांग्रेस ने शोक दिवस मनाया। स्वामी विवेकानंद कौन थे? उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख सिद्धांतों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में ही नरेंद्र नाथ दत्त प्रत्येक बात को तर्क के आधार पर समझकर ही स्वीकार करते थे। छात्र जीवन में पश्चिमी विचारधारा के अग्रदूत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने पर उनकी विचारधारा परिवर्तित हो गई। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि सत्य अथवा ईश्वर को जानने का सच्चा मार्ग अनुरागपूर्ण साधना ही है। अपनी इसी विचारधारा के कारण वे रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य बन गए थे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में अपने विचारों एवं सिद्धांतों को व्यक्त किया, जिसका वहां उपस्थित सभी धर्मों के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि हिंदू धर्म अति महान है, क्योंकि यह सभी धर्मों की अच्छाइयों को समान रूप से स्वीकार करता है। उन्होंने अमेरिकन लोगों की नीति की आलोचना करते हुए लिखा कि आप लोग अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने हेतु तो भारत में असीम धन व्यय कर सकते हैं, लेकिन भारतीयों की गरीबी और भुखमरी को दूर करने हेतु कुछ नहीं कर सकते। भारत में धर्म का अभाव नहीं, धन का अभाव है। भारत लौटकर उन्होंने देश के कोने कोने में घूम घूम कर अपने विचारों के माध्यम से शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर, ऊंच नीच समस्त वर्गों के लोगों को प्रभावित किया। 14 जुलाई 1902 ईस्वी में
भारत के इस महान दार्शनिक एवं चिंतक का निधन मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तथा उसके माध्यम से उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया। रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्य। रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की बहुत सेवा की। इसने देश एवं विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। इसने शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानवता की सेवा करना, विश्व को अध्यात्मवाद का संदेश देना तथा हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं। भारत में 19वीं शताब्दी में नवजागरण के किन्हीं दो कारणों पर प्रकाश डालिए अथवा नवजागरण के राजनीति एवं सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। 19वीं शताब्दी में नवजागरण के निम्नलिखित कारण थे। पाश्चात्य साहित्य। नवजागरण के विकास में पाश्चात्य शिक्षा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाश्चात्य विचारों की समानता और स्वतंत्रता के विचारों से ओतप्रोत रचनाओं के अध्ययन से भारतीय युवकों में अपने देश के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता की उग्र भावना जागृत हुई। भारतीयों का आर्थिक शोषण। नवजागरण का दूसरा प्रमुख कारण अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति थी। अंग्रेजी सरकार ने ऐसी व्यापारिक नीति अपनाई कि भारत के समस्त कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। वे अपनी स्वाधीनता हेतु प्रयत्नशील हो गए। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र पर निम्न प्रभाव पड़ा। समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बाल प्रथा यानी बलि प्रथा है। यहाँ पे बलि प्रथा से संबंधित कई ऐसे प्रावधान किए गए जिसके द्वारा उक्त बुराइयों पर रोक लगाई जा सके। सेकेंड हो जाता है विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाए गए। इसका स्पष्ट प्रभाव विधवाओं विशेषकर युवा विधवाओं के जीवन पर पड़ा। उपर्युक्त आंदोलनों का छुआछूत एवं अन्य भेदभावपूर्ण विचारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम का सूत्रपात किया गया। इसके अंतर्गत बाल विवाह जैसी के प्रचलन में काफी कमी आई। राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। राजनीतिक क्षेत्र पर सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन के प्रभाव निम्नवत हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्व तक ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला था। उपर्युक्त सामाजिक सुधारों से जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई। उक्त आंदोलन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चलाए गए, लेकिन उनके उद्देश्यों में अत्यधिक समानता होने के कारण इन आंदोलनों ने संपूर्ण भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक एकता के सूत्र में बांध दिया। सामाजिक सुधार में उन नायकों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में एकता का शंखनाद किया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक हुआ। ये आपका हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है आर्य समाज और ब्रह्म समाज के मध्य 3 असमानताएं तथा 2 समानताएं लिखे। मतलब जो असमानताएं थी जिसमें मेल नहीं खा रहा था वो आपको 3 बताने हैं और 2 जो समानताएं हैं जो सेम है वो बताने हैं। आर्य समाज और ब्रह्म समाज में के मध्य 3 असमानताएं। आर्य समाज वेद पर बल देता है, जबकि ब्रह्म समाज सभी धर्म ग्रंथों के अध्ययन की अनुमति देता है। ब्रह्म समाज पश्चिमी शिक्षा के प्रसार पर बल देता है, जबकि आर्य समाज भारतीय शिक्षा का पक्षधर है। आर्य समाज हिंदू धर्म को प्रश्रय देता है, जबकि ब्रह्म समाज में ऐसा नहीं है। आर्य समाज और ब्रह्म समाज में 2 समानताएं। समानताएं क्या होती हैं उनको देख लेते हैं। आर्य समाज और ब्रह्म समाज दोनों जाति प्रथा के विरोधी थे। आर्य समाज और ब्रह्म समाज दोनों स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। श्रीमती एनी बेसेंट के जीवन वृत्त एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। वो 1893 ईस्वी में भारत आई थी। वो भारत आकर थियोसॉफिकल आंदोलन की नेता बनी। शुरू में उन्होंने अपनी शक्ति हिंदू धर्म दर्शन, कर्मकांड तथा पूजा पद्धति के पुनरुत्थान में लगाई। कुछ कर्मकांडी भारतीयों ने भारत में उनके इस कार्य का विरोध किया, किंतु शिक्षित भारतीयों ने इसका स्वागत किया। एनी बेसेंट ने भारत में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में संस्था को उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दे दिया। सोसाइटी का मुख्य कार्यालय अडयार ज्ञान
का प्रमुख केंद्र बन गया। एनी बेसेंट ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग का संगठन किया। 1917 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता चुना गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए। मुस्लिम सुधार आंदोलनों के महत्व पर प्रकाश डालें। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए निम्न 4 प्रमुख आंदोलन चलाए गए: अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और वहाबी आंदोलन। ये हो जाते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलनों की उपलब्धियां या महत्व। इन मुस्लिम आंदोलनों की उपलब्धियों का संक्षिप्त परिचय निम्नवत है। अलीगढ़ आंदोलन, इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। उनके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार थे: उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने मुसलमानों में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत की। उन्होंने देश के सभी धर्म में व्यक्तियों को बंधुत्व की भावना का विकास करने का संदेश दिया। उन्होंने मुस्लिम समाज को अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। 1920 ईस्वी में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया था। देवबंद आंदोलन, ये आंदोलन कुछ मुस्लिम विद्वानों उलेमाओं के द्वारा संचालित किया गया था। इन मुस्लिम विद्वानों के द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए: मुस्लिम जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की गई। देवबंद में अंतर्राष्ट्रीय दारुल उलूम की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय में इस्लाम साहित्य पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अहमदिया आंदोलन, इस आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय मिर्जा गुलाम अहमद को प्राप्त है। उन्होंने 1899 ईस्वी में इस आंदोलन के माध्यम से निम्नलिखित कार्य किए। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, इस्लाम को मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत किया। सेकेंड हो जाता है, आधुनिक शिक्षा हेतु अनेक शिक्षण संस्थाएं खोली गई। थर्ड नंबर पर हो जाता है, मुस्लिम जनता में सामाजिक चेतना उत्पन्न की। वहाबी आंदोलन को देख लेते हैं। भारत का वहाबी आंदोलन अरब के वहाबी आंदोलन से प्रभावित था। भारत में इसका प्रचार सैयद अहमद बरेलवी 1787 ईस्वी ने किया था। इस आंदोलन ने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और भारत में एक बार फिर से इस्लाम शासन की स्थापना हेतु लोगों को प्रेरित किया। इस आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य थे: इस्लाम धर्म का प्रचार एवं मुस्लिम समाज में सुधार करना। इसके परिणाम स्वरूप अनेक लोग इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित हुए और बहुतों ने इस धर्म को अंगीकार भी किया। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन हो जाता है, 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? क्या इसे भारतीय स्वाधीनता का प्रथम संग्राम कहा जा सकता है, अथवा 1857 की क्रांति साधारणतः एक सैनिक क्रांति थी? स्पष्ट कीजिए। 1857 ईस्वी में अंग्रेज शासकों की अत्याचारपूर्ण एवं दमनकारी नीति के विरुद्ध भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता हेतु एक सशस्त्र विद्रोह किया, जिसे भारतीय इतिहास में 1857 का महाविद्रोह, 1857 ईस्वी की क्रांति, प्रथम स्वाधीनता संग्राम एवं सैनिक विद्रोह आदि कई नामों से पुकारा जाता है। स्वाधीनता संग्राम के स्वरूप के संबंध में कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के मत इस प्रकार है: यह सैनिक विद्रोह था। जो विद्वान इसे सैनिक विद्रोह स्वीकार करते हैं उनके तर्क कुछ इस प्रकार है: इस क्रांति को राजाओं सामान्य जनता का सहयोग मिला था, क्योंकि वह केवल असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह था। यह क्रांति किसी संगठित योजना का परिणाम नहीं था। भारतीय सैनिक अंग्रेज अफसरों के व्यवहार से बहुत अधिक असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। P.E. रॉबर्ट्स ने कहा कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारक कारतूस वाली घटना थी। इसका किसी पूर्वगामी षड्यंत्र से कोई संबंध नहीं था। सेकंड नंबर पर हो जाता है, यह पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वास्तव में जनसाधारण में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष
पूर्व से ही विद्यमान था। उसे केवल किसी अनुकूल अवसर की तलाश थी, जिसको 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह ने दे दिया था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की असफलता के 4 प्रमुख कारण बताएं, अथवा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। ये आपका 2021 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के प्रमुख कारण है, स्वाधीनता प्राप्ति की दिशा में भारतीय संग्राम एक महान प्रयास था, यद्यपि संग्राम सफल न हो सका। इसकी असफलता के कारणों का विवेचन इस प्रकार से किया जा सकता है: समय से पूर्व विद्रोह होना, सैनिक सामग्री का अभाव होना, कुशल नेतृत्व का अभाव होना, अंग्रेजों की विकसित संचार व्यवस्था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन के 4 प्रमुख कारण बताएं। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, मुगल बादशाह के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, ईस्ट इंडिया कंपनी की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था और भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा 1857 ईस्वी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इसका क्या प्रभाव पड़ा, देख लेते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण, राजनीतिक कारण सबसे पहले जान लेते हैं। राजनीतिक कारण में हो जाता है लॉर्ड डलहौजी की समाजवादी नीति, इसको देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी। उसने गोद निषेध के सिद्धांत के तहत एक युद्ध द्वारा अनेक राज्यों को बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इससे देशी राजाओं में अत्यधिक असंतोष पैदा हो गया और वे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तत्पर हो गए। मुगल सम्राट के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, ईस्ट इंडिया कंपनी का कुशासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक अंग्रेज थे, इसलिए वे भारतीयों का सम्मान नहीं करते थे। उनके कुशासन के कारण भी 1857 की क्रांति हुई थी। आर्थिक कारण, भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। भारतीय उद्योग धंधों के नष्ट होने से लोगों की हालत खराब हो गई थी। कृषकों का शोषण, अंग्रेजों ने किसानों का विभिन्न तरीकों से शोषण करना शुरू कर दिया था। धन का विदेश जाना, अंग्रेजों ने भारतीय धन को विदेशों में भेजना प्रारंभ कर दिया था। धार्मिक कारण, हिंदू और मुस्लिम धर्मों का निरादर, अंग्रेजों ने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही धर्मों का निरादर करना शुरू कर दिया था। ईसाई धर्मावलंबियों को विशेष सुविधाएं, जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था उन्हें अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की गई। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रसार, पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार तथा प्रचार किया गया। सामाजिक कारण, भारत में सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जनता से दुर्व्यवहार किया गया। सैनिक कारण, कंपनी की भेदभावपूर्ण नीति, कंपनी ने भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के बीच भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। अफगान और कीनिया युद्धों का प्रभाव, अफगान तथा कीनिया युद्धों के द्वारा कीनिया युद्धों का प्रभाव भी लोगों पर पड़ा था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, गाय की चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग पर भारतीय सैनिकों ने विरोध किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज के योगदान पर प्रकाश डाले, अथवा ब्रह्म समाज द्वारा किन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, अथवा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, उन्होंने नवजागरण के लिए क्या प्रयास किए, देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत से कार्य किए थे। समाज सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का योगदान निम्न है: सती प्रथा का अंत, बाल विवाह का विरोध, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार पर बल, पर्दा प्रथा का विरोध, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, ये हो जाते। जीवन व्रत, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही बड़े मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने बंगला, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, यूनानी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वेद एवं कुरान के वे समान रूप से उद्धरण प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार वे धर्मों के ज्ञान कोश थे। उनकी साहित्य साधना भी अपूर्व थी। बंगला, फारसी, हिंदू, अंग्रेजी
आदि समस्त भाषाओं, यहाँ पे हिंदी हो जाती है, उर्दू, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि समस्त भाषाओं में उन्होंने साहित्य की रचना की थी। उनके अंग्रेजों के महिलाओं के प्राचीन अधिकारों के नवीन अपहरण पर संक्षिप्त विचार तथा बंगला में पूर्वजों की सम्मति में हिंदुओं के उत्तराधिकार नामक निबंध अत्यंत प्रसिद्ध हुए। बंगला भाषा में उन्होंने साहित्य, पोथी, व्याकरण, ज्योतिष, गणित आदि पर भी कई ग्रंथ लिखे। केन तथा कठ उपनिषद का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। बंगाल के नवाबों ने इसके परिवार की सेवाओं से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों को राम राय की उपाधि दी थी, जिसका संक्षिप्त रूप राय चलता रहा। 1830 ईस्वी में दिल्ली के शक्तिहीन बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से विभूषित कर अपने कार्य पेंशन के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड के सम्राट के पास लंदन भेजा। तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य, यहाँ पे हो जाता है, तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ ने इन्हें समुचित सम्मान दिया। बाद में जॉर्ज चतुर्थ के राज्याभिषेक के अवसर पर भी वे वहां उपस्थित थे। अंत में इंग्लैंड के ही ब्रिस्टल नामक नगर में केवल 9 दिन की बीमारी के बाद 27 सितंबर 1833 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। राजा राम मोहन राय के कार्य, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में कार्य किया था। राजा राम मोहन राय नारियों की हीन दशा को दूर कर उन्हें उपयुक्त सम्मान और मर्यादा देना चाहते थे। वे स्त्रियों के अधिकारों के पक्षधर थे और चाहते थे कि स्त्रियां सामाजिक मर्यादाओं के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करें। उनके इन विचारों से नारी जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। नवीन शिक्षा की हिमायती। शिक्षा किसी भी देश की प्रगति की आधारशिला होती है। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि भारतीय में शिक्षा का आधिकारिक प्रचार हो, पर वे शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रबल समर्थक थे। शिक्षा में वे नई प्रणाली और नए परिवर्तन के हिमायती थे। उनका मत था कि शिक्षा प्रणाली का परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में वे गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणीशास्त्र आदि वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन चाहते थे। वे अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे और वे कहते थे कि भारत की उन्नति हेतु अंग्रेजी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपने व्यय से एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। कोलकाता में वह पहला स्कूल था जिसका व्यय पूर्णतः भारतीयों द्वारा वहन किया गया था। 1822 से 23 ईस्वी में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। इस प्रकार वे पहले प्रभावशाली भारतीय थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को अपनाने हेतु प्रेरित किया और उस दिशा में सक्रिय योगदान दिया था। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के प्रथम समर्थक। समाचार पत्रों का नई चेतना के प्रचार प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाचार पत्रों का भली भांति प्रकाशन हो और उसमें स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जा सके, इसके लिए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का शंखनाद किया था। उन्होंने उस समय के बंगाल के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता हेतु सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी। रामकृष्ण मिशन की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डाले। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ईश्वर आजन्मा तथा संपूर्ण संसार का नियंता है। व्यक्ति को आचरण तथा चरित्र की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। मूर्ति पूजा ईश्वर की उपासना का प्रमुख साधन है। आर्य समाज के 4 सिद्धांत बताएं। आर्य समाज के, देखिए, आर्य समाज पर टिप्पणी लिखें या आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। सामाजिक सुधार हेतु आर्य समाज द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करें। आर्य समाज के 4 सिद्धांत हो जाते हैं। सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, आजन्मा, सर्वव्यापक, अजर, अमर, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसकी उपासना करनी चाहिए। वेद ही सत्य और परम ज्ञान के स्रोत है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 है। यहाँ पे 57 लिखा हुआ है, आप इसमें करेक्शन कर लेंगे। वे स्वामी दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन पतनोन्मुख भारतीय समाज के उन्नयन हेतु की थी। स्वामी जी शुद्ध वैदिक परंपरा के पक्ष पोषक थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आर्य समाज के कार्य सेवाएं। आर्य समाज
ने स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु बहुत से समाज सुधार के कार्यों का संपादन किया था। इस समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति समान अधिकार देने जाने की वकालत की। स्वामी जी के आर्थिक विचारों से स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्रों में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। उनके इन विचारों के कारण उनके समर्थकों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। 1908 ईस्वी में आर्य समाज ने दलित वर्ग के उत्थान हेतु भी आंदोलन चलाया तथा भारत में जगह जगह दयानंद एग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, इसके 4 कारण बताएं तथा असफलता के क्या कारण थे बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा एवं व्यग्रता का वातावरण, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास, पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज। असफलता के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सरकारी नेताओं और उच्च वर्गों की वफादारी, आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना अधिक शक्ति, आंदोलन के संगठन में कमियां। बाल गंगाधर तिलक के योगदान पर प्रकाश डालिए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र प्रांत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। तिलक केसरी व मराठा पत्रों के संपादक भी थे। सन 1896 ईस्वी के अकाल में उन्होंने भारतीयों की उल्लेखनीय सेवा की थी। 1908 ईस्वी में उन्होंने पुनः जेल की सजा दी गई। 1914 ईस्वी में जब वो जेल से रिहा हो गए तो उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया। तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। उनका कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज प्राप्ति के लिए उन्होंने 4 साधन बताए। स्वदेशी भावना का प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार, शांतिपूर्ण सक्रिय विरोध। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।